नमस्ते दर्शकों, वी आर बैक एट बैक्सन अनप्लग्ड सीजन 2 जहां हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की। आज हम बात करने जा रहे हैं विमेन्स हेल्थ की। जब हम विमेन और हेल्थ ये दोनों टर्म्स एक सेंटेंस में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में आती हैं वो सारी बीमारियां जो आज लड़कियों में, औरतों में कॉमन है। इसीलिए हम बात करेंगे डॉक्टर स्वाति ठाकुर से, जो आज बैक्सन में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट लीड कर रही हैं। And under her expertise, there have been various happy mums, happy babies, and a lot of happy deliveries in the hospital. I myself started asking her so many questions, and her answer was, let the camera roll. So let the camera roll and let all of you ask your questions as well. हेलो मैम। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, आजकल हर लेडी को नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी चाहिए बिकॉज वी डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन ऑफ सी सेक्शन। आप ही हमें बताइए ये कहाँ तक और कितना पॉसिबल है और हम क्या करें अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। बिल्कुल ही हर वुमेन को एक एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। इसके लिए अपना टाइमली प्लान करना होता है। अगर आप अपनी बिफोर 30, सबसे पहले तो एज इम्पॉर्टेंट है। आप मेडिकली फिट होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि उतना हेल्दी यूट्रस होना चाहिए, उतनी अपनी शक्ति होनी चाहिए कि आप पुश कर सके विजानी पेन को ले सके, नॉर्मल डिलीवरी के पेट को ले सके। जो कि फर्स्ट डिलीवरी होती है वो 16 to 18 आवर्स तक चाहिए, तो वो इतना वो इंड्योर कर सकने की शक्ति होनी चाहिए फीमेल में। तो बिफोर 35 आपकी स्ट्रेंथ होती है इतनी, पेल्विक मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं उस समय बिफोर 35 बिफोर 30। तो अगर आप इस समय प्लान करते तो आपकी पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होती है। एक तो ये हो गया मेडिकली आप फिट हो। दूसरा, यू शुड बी एक्टिव, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है इट्स नॉट अ डिजीज़, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल थिंग है। मतलब जो आप काम पहले कर रहे थे, जितने आप एक्टिव पहले थे, चाहे आप घर का जो भी काम कर रहे हो, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, खाना बनाना, वो सब आप करते रहो। हाँ, ओवर एग्जर्शन नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आप ब्रेथलेसनेस हो जाओ, या आप ये सोचो कि मैं पहले एक कमरे में पोछा लगाती थी तो मैं अब छत पे भी लगा लूँ, बालकनी में भी लगा लूँ, सब जगह लगा लूँ ताकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऐसा नहीं करना। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करिए। इनफैक्ट हर ट्राइवेस्टर वाइज कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो कि आपको प्रमोट करती है विजाइनल डिलीवरी को। बेसिकली ये जो स्क्वाटिंग पोजीशन है वो हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब जहाँ पे भी पोछा लगाना है तो आप बैठ के लगाओ, झाड़ू लगाना है तो आप बैठ के झाड़ू लगाओ, खाना बना रहे हो तो आप रेस्ट करो, थोड़ा सा खाना बनाया फिर रेस्ट किया फिर बनाया, मतलब एक साथ बहुत काम नहीं करना। तो और हेल्दी खाना खाना है आपको। यू शुड हैव न्यूट्रिशियस डाइट, रेगुलर वॉक करना, तो आप वो कर सकोगे नॉर्मल डिलीवरी। आपने देखा है कि कई बार लोग आते हैं मुझे नॉर्मली करना है नॉर्मली करना है, बट कई बार वो सी सेक्शन में कन्वर्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एंड व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन दैट? उस टाइम औरत को क्या करना चाहिए प्रेग्नेंट बेबी को? उसमें आपको डॉक्टर को ट्रस्ट करना चाहिए। डॉक्टर भी चाहता है कि आपकी वजाइनल डिलीवरी हो, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में आपकी हेल्थ को और बहुत सारे आपकी चाइल्ड बर्थ की जो भी हिस्ट्री रहेगी फ्यूचर में, या आपकी जो हिस्ट्री रहेगी मेडिकल, वो वजाइनल डिलीवरी इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट सिजेरियन में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सिजेरियन और वजाइनल डिलीवरी का कंपैरिजन किया जाए तो वजाइनल डिलीवरी इज़ फार बेटर देन सिजेरियन। अब अगर उस समय डॉक्टर ट्राई वजाइनल डिलीवरी के लिए ही करता है, पर कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती है जो आपको करने की जाती है जब आपका सिजेरियन किया जा रहा है, तो तब आप डॉक्टर पे फोर्स मत करिए कि आपको नहीं, हमें वेजाइनल डिलीवरी ही करके। तो अगर आप उस समय जो आप कह रहे हैं कि आया पेशेंट वेजाइनल डिलीवरी के लिए, पर अगर डॉक्टर कह रहा है कि सिजेरियन करना है, तो प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर। There are so many complications that can occur. बेबी को हाँ हो सकता है। अभी प्लेसेंटा पीरियड में नॉर्मल डिलीवरी कई बार नहीं बोलते हैं, एंड काफ़ी ऐसी कंडीशंस में नहीं बोलते हैं अगर मदर्स को भी प्रॉब्लम है। मैम, अनदर थिंग दैट पीपल कॉन्स्टेंटली आस्क इज इनफर्टिलिटी। प्रेग्नेंट होने की भी जर्नी आजकल बड़ी टफ है, क्यों हो रहा है मैम ये? बिल्कुल ये हो रहा है इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो एज आपका एक जब मैरिज होती है तो मैरिज के बाद एक ये इवेंट है, इसके बाद का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मदर की एज पर। फादर की एज पे भी करता है, पर मदर की एज पे ज़्यादा करता है। अब अगर वुमेन, इसीलिए बोला जाता है कि बिफोर 30 आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। अब ये क्यों करता है मदर की एज पर? क्योंकि विमेन कुछ लिमिटेड एग्स के साथ बॉर्न होती है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। फिर जैसे जैसे उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो हर महीने कुछ एग्स डिप्लीट होने लगते हैं।
अब आप समझिए कि जब वो 30s में जाती है तो उसके ऑलमोस्ट 30,000 रह जाते हैं। मतलब कहाँ हमने 2 मिलियन से स्टार्ट किया था, मिलियन से स्टार्ट किया था और हम थाउजेंड्स पे आ जाते। 30,000 एट 30, फिर 40 ईयर्स में आते आते उसके ऑलमोस्ट 8,000 रह जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना टारगेट कम हो गया। आपको चाहे आपने 30 से 40 के बीच में अगर शादी करी तो आपकी एक्स सिर्फ 8,000 है। तो कितना कम हो गया ना हमें टारगेट। और चाइल्ड बर्थ के लिए डेफिनेटली एक एज चाहिए, पर कुछ होता है कि हमें इतने नंबर ऑफ एग होने चाहिए था एक हेल्दी बर्थ के लिए। तो अब हमारे कितने कम हो गए, 50 तक आते आते वो 1000 रह जाते हैं जब हम मेनोपॉज तक पहुँचते। अब ये है कि एक नंबर कम हो गया, फिर एज के साथ आपकी एक क्वालिटी भी कम हो जाती है। इसका हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं कि ऐसे कम हुई, पर आप जैसे जैसे आपकी अबव 35 या एक कट ऑफ 30-35 लिया गया है, जिसके बाद आपके मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस या कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहती है। तो कितना बड़ा फैक्टर हो गया एज। फिर दूसरी बात है कि आपकी जैसे जैसे आप एज करोगे, हमें लॉजिकली भी समझना ज़रूरी है कि हमारा जो बॉडी वो डिट्यूरेट करता है, हमारा जो डीएनए डैमेज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। तो हमारी बॉडी वैसी नहीं रहती जैसी हमारी 20s में या 30s में थी। हम डैमेज होते रहते हैं। तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस, चाहे बीपी के, शुगर के, बार झड़ना, बोन वीक्स हो जाना, स्किन कॉम्प्लिकेशन, लिवर कॉम्प्लिकेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। तो आप पेशेंट जो फीमेल है वो मेडिकली फिट भी नहीं है उतना, फिर उसके एक्स भी कम है, फिर उसकी हैबिट्स ऐसी है कि वो रात को नहीं सो रहा है, बिंज वॉचिंग कर रहा है, फिर या पैकेट फूड खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, तो या स्मोकिंग। आजकल तो सब फीमेल भी स्मोक करती है, तो स्मोक जेड है, कॉमन अल्कोहल है। तो सारी आपको धीरे धीरे कहीं डैमेज कर रहा है, वो आपको दिखता नहीं है उस समय, तो आप हाई में उठो, पर वो आपकी एक क्वालिटी डैमेज करता रहता है। So smoking damages your egg quality. If you are a woman, please listen to this. Smoking, vaping does damage your egg quality, your respiratory health, your cardio health. इनफर्टिलिटी का मेन कारण यही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो हैबिट्स है और एज, इसकी वजह से जितना आप ये ग्रो करेगा, जितनी ये बैड हैबिट्स हमारी ग्रो करेंगी, उतना इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाएंगे। पहले हम कहाँ अभी ऑलमोस्ट मैं जिस हॉस्पिटल में थी पहले वहाँ 20,000 IVF होते थे इन अ ईयर। अब होते हैं 20,000 तब, अब होते हैं ऑलमोस्ट 3.5 lakhs इन अ ईयर। ये मैं बस एक हॉस्पिटल का क्राइटेरिया बता रही हूँ, वो भी IVF। सो बहुत बढ़ गया। और इनफैक्ट अभी तो ऐसे कैलकुलेट किया गया कि नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 7-8 lakhs इन अ ईयर करेगी IVF। हम देखिए, इंडिया ऐसी कंट्री थी जहाँ पॉपुलेशन की कभी कमी नहीं थी। इनफर्टिलिटी के शायद ही हमने इतने केसेस देखे होंगे। और आपने बताया लाइफस्टाइल जितनी 90% चीज़ें निर्भर हैं। हर चीज़ है वो। यस। हम PCOD बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो यंग लड़कियों में देखा जा रहा है। What is the reason for this? What should we do to prevent this? What should the first mode of action be when somebody has PCOD or PCOS? PCOD बहुत कॉमन है, बहुत लोग इसके बारे में अवेयर भी है। इनफैक्ट हमारी OPD में अगर 10 पेशेंट है, 7 पेशेंट PCOD के होते हैं। ये यंग एज में होता है। अब ये डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये होता क्यों है तो समझाना अभी तो इस समय मुश्किल है। पूरा हार्मोनल का इम्बैलेंस है। पर ये भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर किया है इन द सेंस ऑफ अपनी लाइफस्टाइल। आपने अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर दी जिसकी वजह से ये हो गया। तो अब आपने क्या किया, आप शायद आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप वर्किंग हो, तो आप रात में जगते हो, आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, आप मैगी खाते हो, चिप्स खाते हो या डीप फ्राई खाते हो जब आपको भूख लगती है, आप हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हो, लेट उठ रहे हो। तो ये सारा जो है आपका जो रिदम है बॉडी का, जो सर्कैडियन रिदम है, वो डैमेज कर देता है। तो बॉडी को समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें क्या करना है, कब करना है। एक रिदम में नहीं होती आपकी बॉडी। तो इसीलिए आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो वो इस तरह से शो करती है एक सिंड्रोम की तरह। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेनली इसमें 4 चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, सबसे पहले आपको वेट गेन होने का चांस है, ओबेसिटी की तरफ जाते हो। पेशेंट्स आते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं या फिर जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ बाल है, हमारे चेस्ट पे बाल है, बैक पे बाल है, ब्लैक नेक है। और दूसरी चीज़, यहाँ से आप पार हुए तो आपकी जब शादी होगी तो आपको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत लंबा चक्कर है। बहुत आपको आपकी सबसे काम इसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ही करना होता है। अगर आपने वहाँ काम कर लिया 70-80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है।
एंड मैम जहाँ तक हम बात करते हैं डेयरी क्या अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जिनको पीसीओडी और पीसीओएस होता है। देखिए डेयरी में हाँ कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पर डेयरी प्रोडक्ट से आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवॉइड करना चाहिए, पर ये है कि जो अवॉइड करना चाहिए आप वो करो। प्रोसेस फूड मत खाओ, डीप फ्राइड मत खाओ, टाइम से सो टाइम से उठो। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे जो फैंसी प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करो। घी, दूध या टोन मिल्क ये सब खाना से ऐसा कुछ नहीं है। तो यही जो अवॉइड करना बहुत। एंड मैम जो हम लोग कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स ले लेते हैं या अगर लंबे समय तक अगर हम कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स पे हों तो क्या ये बॉडी को हार्म करता? जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है हमारे पास वो बहुत वाइड रेंज में, ठीक है, जिसका हमारे पास मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, मोड ऑफ यूज़ भी अलग अलग है। तो जब हम पेशेंट को ऑफ़र करते हैं तो हम उसके रिस्क फैक्टर्स असेस करके ही ऑफ़र करते हैं कि, और फिर जो उनका प्रेफरेबल होता है वो उनको एडवाइस किया जाता है कि ये है ऑप्शंस आपके। तो इसके रिस्क फैक्टर्स ऐसे नहीं है, पेशेंट को जाना चाहिए आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसे वाइडली यूज़ कॉटम यूज़ करते हैं सब लोग डाई कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके तो इतने अच्छे गुड इफेक्ट्स है। इम्पैक्ट वो आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, आपको सेक्सुअल इंटरफेरेंस बिल्कुल उससे बचाता है। हाँ पर इसका यह है सो मच, इसका ये है बस कि वो फेलियर रेट बहुत है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बोलो तो फेलियर रेट इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ होते हैं जैसे मल्टीलोज और या कॉपर्टी या बोलो, इसका भी कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये है कि मिसप्लेस्ड हो सकती है, वो भी बहुत कम, मैंने तो आज तक नहीं देखी कि मिसप्लेस्ड हो गई। और एक है अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो इसमें ये होता है कि इसमें ये ब्लड को थिकन कर देता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ये ब्लड को थिक कर देता है, तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पर दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। आप जब खाना छोड़ोगे तो वो आपका ऐसा नहीं कि वो आपने एक बार हो गया तो वो रहेगा आगे से, कुछ ख़त्म हो जाएगा। और कुछ है जैसे कि ये कुछ कैंसर्स को भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। ये है कि जिन्होंने खाई है ये उसमें ये देखा गया है कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स या फिर सर्वाइकल कैंसर्स कुछ पाया गया। पर कुछ स्टडीज़ इसमें ये भी कहती है कि उनमें ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो फॉलोअप में होते हैं तो वो उनका पता चल जाता है। उनके ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर्स के जीन्स होते हैं या सर्वाइकल कैंसर्स में होने के चांसेस होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, जो हम फॉलो करते तो वो आ जाते हैं, तो उनमें देखा गया कि वो ज़्यादा है। बट दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, ये सारे रिवर्सिबल है। जब आप खाना छोड़ोगे वो आपका कोई कैंसर का रिस्क नहीं है, कोई स्ट्रोक का रिस्क नहीं है। और ये दिया भी उन्हीं को जाता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो, जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए कोई ऐसा जो It's quite skilled if you take it from a doctor, and you will be informed of the advantages and the disadvantages already. और जिस फैक्टर्स असेस करके ही आपको दिया जा सकता है। एंड नाउ आपने सर्वाइकल कैंसर की जब बात कर ही दी है तो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो लगाए नहीं लगाए, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट इट। बिल्कुल लगाए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो कितना अच्छा है। जो सर्वाइकल कैंसर ऐसी ओनली कैंसर जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वायरस से होता है, पैपिलोमा वायरस। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो वो स्टेज से उसमें डाले गए हैं वैक्सीन में। और ये तो बहुत ही यंग एज में 9 to 40 ईयर पे बोला जाता है कि आप ले लो, तो ताकि आपको फ्यूचर में कैंसर्स, क्योंकि किसको होगा ये किसी को नहीं पता, तो इसी अब ये कोबा क्यों है किसको भी पता ही नहीं है। दिस नो आई हैव नेवर सीन एनीबडी से कि इस रीजन से होता है। बुक्स में भी लिखा जाता था कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से पहले जो हो जाता था, बट अब तो कुछ बुक्स में भी ऐसा नहीं लिखा इकोलॉजिकल फैक्टर्स में कि नहीं है। यही है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से। एक तो आपका मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है विजाइना में, जैसे चाइल्ड बर्थ है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आपका इन्फेक्शन है, पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, वो यूजुअली बोलता है और उसमें बहुत सारे स्टेज है, बट कुछ ही स्टेज है जो कैंसर करती है, मोस्टली 16 और 18 करते हैं। बाकी कुछ स्टेज है जो वॉर्ड्स कर दे, जेनाइटल वॉर्ड जो ब्लैक कलर ग्रोथ हो जाती है। तो ये कारण है, एक तो पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, फिर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो इन सब कारण की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। मैम जब हम बात करें अब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की, फीमेल्स इट्स नॉट वेरी सेफ। Multiple sexual partners can also lead to unwanted pregnancies, can also lead to mental stress. It's just a lot, right? What would your advice be to young girls who are sexually active? सेक्सुअली एक्टिव है तो प्लीज़ यूज सम बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। और अब बाकी मल्टीपल तो इट्स
नेवर एडवाइजेबल कि आप मल्टीपल पार्टनर्स रखिए। बाकी तो मैं आपको कह नहीं सकती इससे, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, बट एटलीस्ट पीपल शुड नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम, इट्स नॉट समथिंग। सो ना कैंसर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, आपको पीआईडी हो सकती है, आपको यूटीआई हो सकता है, तो आप क्यों इससे में पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको बॉयज़ का हिस्ट्री नहीं पता कि उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कि जब आपने इंटरकोर्स किया तो कुछ एक दूसरे से आपने ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे को, में बॉयज़ को भी हो सकता है, गर्ल्स को भी हो सकता है। फिर गर्ल्स को इस टीनेजर्स में होगा या यंग एज में होगा तो इतना डॉक्टर के पास नहीं जा पाती, उनको लगता है विद एम्बैरेसमेंट और एनीथिंग। तो अगर आप कर रहे हो तो सबसे प्लीज़ कि बैरिक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करिए, इसको कॉन्डम कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये भी बात किया यूटीआई का भी। यूटीआई क्यों होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए खान पीन से? क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। फीमेल्स में क्यों होता है? क्योंकि उनका यूरेट्रा छोटा होता है मेल कंपैरिजन में, तो जो बैक्टीरिया है वो जल्दी असेंड कर जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया आते कहाँ से? या तो ये आपके मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड जिसको कहते हैं उसके समय आता है, क्योंकि उस समय वो ऑलरेडी वो पैड यूज़ करते या टैम्पून यूज़ करते, तो इन्फेक्शन का ईजिली वहाँ पे ग्रोथ करता है, क्योंकि ब्लड इज़ अ गुड कल्चर मीडिया, तो वहाँ से वो ग्रो कर सकता है। फिर वो आप जहाँ स्टूल जाती हैं, जो उनका डेली रूटीन है, वहाँ से वो असही कर सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या जब वो बाहर ट्रैवल करते हैं, वो बाहर का वॉशरूम यूज़ करते हैं, वो गंदा है या जो है, तो वहाँ से भी वो बैक्टीरिया वहाँ से पे असेंड कर सकता है। तो बहुत, अगर वो छोटा ट्रैक है तो जल्दी वो ब्लैडर को और उसकी यूरेट्रा को कम इफेक्ट कर सकता है, इसलिए यूटीआई होता है बहुत कॉमन है। और है तो आपको इसमें सिम्टम्स ही होंगे कि आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको अर्ज होगा, इनकॉन्टिनेंस होगा, आपको यूरिन आ रहा होगा, रुकेगा नहीं, पर जब आप बाथरूम जाओगे तो कौन होगा नहीं, आपको जिस प्रेशर से आ रहा था पर उस प्रेशर से होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपको जाने की बाथरूम, पर आप नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा मैंने इवैक्यूएट नहीं किया, मुझे और आ रहा है, फिर वो होगा नहीं। बर्निंग सेंसेशन है, पेन इन द एब्डोमेन है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स है। आपका अगर आपको हो गया तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, अगर नहीं हुआ है, आपकी टेंडेंसी है जल्दी जल्दी होने की, तो आप कैनबेरी जूस ले जो आते हैं, कैनबेरी जूस हैं, और सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये पूरे स्ट्रेंथन करते हैं हाँ के अभी थी को। वो ब्रिलियंट। आपने ये भी बताया कि जब मेनोपॉजल वीमेन में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ड्राइनेस होती है, ई कोलाई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, विच फर्दर लीड्स टू यूटीआई, राइट? फर्दर हमने ये भी जाना कि मेनोपॉजल वीमेन में जो 50 से ऊपर के औरतें होती हैं, उनमें यूटीआई मोस्ट डेफिनेटली फाइंड। अब मेनोपॉज की ज़्यादा बात करी जाए मैम, मेनोपॉज क्या है? ये मोस्ट अनटॉप सब्जेक्ट है आज, उसमें होता क्या बॉडी में? मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल थिंग है, हर फीमेल गुजरती है, और इसमें कुछ घबराना नहीं। इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है मेंसेस आके इरेगुलर हो जाएंगे। ये पीरियड होता है 45 से 55 ईयर्स तक, 10 ईयर्स। यूजुअली आते आते 50-51 में मेनोपॉज आ जाता है, उससे पहले वाले पीरियड को पेरी मेनोपॉज कहते हैं। अब इस पीरियड में क्या होगा कि फीमेल के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे। इरेगुलर इन द सेंस, जैसे पहले हर मंथ में 1 दिन या 4 दिन के लिए आता था, तो प्रोलॉन्ग हो जाइए, तब 1.5 महीने पे 2 महीने पे आएगा तो 2 दिन के लिए आएगा, 1 दिन के लिए आएगा, बस स्पॉटिंग होगी। ये यूथ के लिए होता है, पर किसी किसी को जल्दी जल्दी भी आ सकता है, शॉर्ट साइकिल्स भी हो सकती है, हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो घबराना नहीं है। हाँ, पर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है तब आप एक बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर एक दो बार हुआ पे ठीक हो गया, या प्रोलॉन्ग साइकिल धीरे धीरे करते करते कम हो गए, तो वो नॉर्मल है। दूसरा बेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बैठा रहेगा, मतलब जो फीमेल है वो बैठी रहेगी तो उसको लगेगा बेड पे एकदम गर्म हवा आई है, पसीने पसीने में हो गई, वो बहुत उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। और जैसे रात में बहुत पसीना आ रहा है, उसको लगेगा सब लोगों ने तो कपड़े पहने, मुझे तो रिमल करा उतार दो कपड़े, जिसको लाइट स्वेट्स कहते हैं। अब ये चीज़ किसी को हफ्ते में 1 बार भी आ सकती है और किसी को 1 दिन में 10 बार भी आ सकती है, तो अपने सिम्टम्स असेस करने, अगर माइल्ड है तो आप वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाइए, आप अडेप्ट कर लोगे इस चीज़ के साथ, ख़त्म हो जाएगी फैल 2-3 महीने। और अगर वो परसिस्टेंट है, आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में इफेक्ट करना है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। और इसमें आपकी बोन हेल्थ वीक हो जाती है, कार्डियक आपका, और जैसे हम कहते हैं फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो ये सब पेरीमेनोपॉजल या पीरियड होता है। एंड मैम मेनोपॉज में सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है जो हर औरत में होता है? इरेगुलर पीरियड,
जी रेगुलर। ऐसे मेनोपॉज उससे वो होते हैं जब 1 साल तक मेंसेस नहीं आते, फिर हम वो देते हैं मेनोपॉज हो गया। जी राइट। एंड मैम जब एक और चीज़ हम मेनोपॉज में देखते हैं, अच्छा आप देख रहे हैं इरेगुलर मेंसेस सब में कॉमन है, ऐसा नहीं होता कि हर वुमन में ब्लीडिंग हो रही हो, हर वुमन में हॉट फ्लैशेस हो, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये होता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। तो किसी में ज़्यादा होता है, माइल्ड होता है, जिसको उनको पता भी नहीं चलता, माइल्ड उनको गर्म लग रहा है पर वो ठीक है, उनको उतना नहीं फ़र्क पड़ता। किसी किसी को उससे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे लग रहा है बस आ निकल रही है या मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो वो उन पर डिपेंड रहता है। किसी किसी को कुछ पसंद नहीं, मतलब पता नहीं चलता, वो अच्छे से उनका मेनोपॉज आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। माइल्ड सिम्टम्स बोलती, उन्हें ना बॉडी को इफेक्ट नहीं किया। कुछ नेचुरली जो उनको करना चाहिए इस चीज़ के लिए, कोई नेचुरल सप्लीमेंट, कोई नेचुरल हैबिट, कुछ ऐसा मेनोपॉज में? हाँ, आपको सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का कीजिए, ठीक है? अगर आप कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि अब मैं वीक हो गया हूँ, मेरे पास स्टैमिना नहीं, करने की स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा, आपकी बॉडी को अब चाहिए कि भी सब सैक करेगा, स्किन करेगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो आपको अपने एक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से रखना है, वो पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको बास्केटबॉल नहीं खेलना है, पर आपकी अपनी बॉडी को बहुत फाइट करना है, बाकी सारी पैथोलॉजीज और जो भी आपको कि मसल ट्रेनिंग, योगा, पिलाटेस, वॉकिंग, जो आपको वर्नेट जिमिंग करो, एक्टिव रहो। बिल्कुल। मतलब लोग क्या रहते हैं इस एज में एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, देख क्यों बड़ा होता है मेनोपॉज में, क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ईस्ट्रोजन है वो कम हो गया, आपके मसल सैक कर रहे हैं, मसल लीक हो गए हैं, आप आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो गई, आप पहले जितना ही खा रहे हो जितना पहले खाते थे, अब आपकी सेडेंटरी लाइफ हो गई, पहले आप फिर भी ऑफिस जाते थे, कुछ काम कर देते, पर अब आप, तो वो इसीलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मेनोपॉज में हर इंसान को ये होता ही नहीं होता, एंड कहीं ना कहीं वेट गेन भी कॉमन है। हाँ, हर किसी को नहीं होता, जो एक्टिव रहते वो फिट रहते, फिटिसाइड रहते, पर मैम यू नो नॉन मेडिकल टर्म्स पे लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन कम हो जाता है, फीमेल हार्मोन कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी मेल लाइक होने लगती है, आप मोटे हो जाते हो, आपकी शक्ल फूल जाती है। मैंने बॉडी लोग बहुत डरते हैं मेरे बॉस, क्योंकि हम बोलते हैं कि वी डोंट लुक लाइक आवरसेल्व्स, वी गेन लॉट ऑफ वेट। अब मैंने देखा है कई लोगों में वो बिल्कुल फूल जाते हैं, ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज। बोथ आपकी एक्टिविटीज़ कम है, आप सारा हार्मोन तो ब्लेम नहीं कर सकते हो, उसका थोड़ा सा रोल है, बाकी रोल आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल का है। लोग प्रेगनेंसी के बाद भी यही बोलते हैं हमारा पेट निकल गया, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा निकल तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेच होता है, पर आप उसको ओवरकम कर सकते हो। आप प्रेगनेंसी के 2 महीने बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। And ma'am, exactly. So that's recommended कि please exercise after you've delivered, right? I mean after a month of healing. हाँ, कुछ मिनिमल एक्सरसाइजेज से शुरू करिए और फिर कर सकते हो एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं। Perfect. And ma'am, next is that menopause के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाता? वो बस वो हार्मोन का ही है, क्योंकि जब हमारा ईस्ट्रोजन कम हुआ तो ईस्ट्रोजन एक होता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, उसको बढ़ाता है, और लो एलडीएल होता है जो कि लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं ना, तो फिर उनको वो कम करता था। अब हमारे पास ईस्ट्रोजन नहीं रहा तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया, तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो बढ़ जाता है, तो बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। तो पहले आप इसका सप्लीमेंट्स ले सकते हो, सप्लीमेंट इन द सेंस आप फूड हैबिट जिनमें भी फाइटो ईस्ट्रोजन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सोयाबीन है, ये सब आप अपनी डाइट में ऐड कर लो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। एंड मैम आजकल मेनोपॉज के साथ साथ पेरी मेनोपॉज क्या होता है? अच्छा, मेनोपॉज की एज क्या होती है, कौन से टाइम से लेके कब तक? वही 45 से 59 ईयर्स ये पीरियड है, आते आते 50-51 तक इलिया में मेनोपॉज हो जाता है। बिफोर दैट इज पेरीमेनोपॉज। वो कब से कब तक होता है? 45 से 50, जब तक आपका आया नहीं 50-51, मतलब 45 के बाद तक स्टार्ट हो जाता है। किसी का 2-4 साल चलता है, किसी का 2-3 साल चलता है, मतलब डिपेंड करता है। मैंने बोला मतलब 45 से 55 में आप कभी भी मेनोपॉज अटेन कर सकते हो। यूजुअली 50 से 51 में इंडिया में मेनोपॉज हो जाता है। बिफोर दैट इज पेरीमेनोपॉज। ना मैंने देखा है कि लोग का 39-40 में भी पेरी मेनोपॉज शुरू हो गया। नहीं, वो तो फिर वो तो अर्ली मेनोपॉज है, जिसका वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हर किसी को नहीं रे सेल्डम होता है, बट हाँ आई फील है कि बहुत कॉमन हो गया है, जहाँ उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रेस डेफिनेटली आपके एग्स को ख़त्म कर देता है। कोई भी स्ट्रेस है तो वो आपकी में ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो कि आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। उतने ही फ्री रेडिकल्स होगी, उतना ही स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, डीएनए डैमेज होगा, तो आपका सब कुछ कम होगा।
तो स्ट्रेस इनसाइड आपकी बॉडी को किल करता ही है। तो डेफिनेटली, पर इतना ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही हुआ है, वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बट नॉट अ डेफिनेट फैक्टर। अब पेरीमेनोपॉज में क्या होता? यही सारी चीज़ें, वैसोमोटर सिम्टम्स, आपके रेगुलर पीरियड, मूड स्विंग्स, MPI, तो ये कम ज़्यादा, किसी का कुछ ज़्यादा किसी का कुछ कम, ऐसे चलता है इनका। उनका लंबा टाइम के लिए चलता है जब तक मेनोपॉज नहीं आता था, राइट? अगर किसी को फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जो एक बहुत ही कॉमन केस है इनफर्टिलिटी में, फाइब्रॉइड अगेन आर वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल हू वांट टू कंसीव बिकॉज either you them surgically removed or you actually take medicines for it or you plan on conceiving उसमें होएगी नहीं, फाइब्रॉइड श्रिंक करो तो कैसे करो, तो करो क्या? देखो फाइब्रॉइड के बहुत आप अगर इनफर्टिलिटी के लिए पूछ रहे हो तो फाइब्रॉइड का साइज़, उसका टाइप, उसका लोकेशन, इस पे डिपेंड करता है। फाइब्रॉइड्स में बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ इनसाइड द कैविटी, कुछ विद इन द वॉल, कुछ आउटसाइड द वॉल, उनका नंबर, उनका साइज़, इस बहुत सारी चीज़ों, अभी एक एक हम इस पर कुछ एक डेफिनेट लाइन नहीं बोल सकते कि ये है तो आपको ये करना होगा। वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, वो उसके मैसेज को इफेक्ट कर रहा है या इम्प्लांटेशन में इफेक्ट कर रहा है। अगर इनफर्टिलिटी इस बात करें तो यूजुअली फाइब्रॉइड जो इनसाइड द कैविटी होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इम्प्लांट नहीं होने देते कि वो कहाँ है, ऊपर है या प्लेसेंटा वाली साइड पर है या कितने बड़े हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। इसमें क्या किया जाए, वो आपके डॉक्टर उस समय आपके केस को असेस करके बताइए कि कितना बड़ा है और कहाँ है और किस तरह टाइप का है। तो हमेशा हर उसको सर्जिकली रिमूव नहीं किया जाता, कुछ को मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते, कुछ को हम फॉलो भी कर सकते, फ़ोन की कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। फाइब्रॉइड यूजुअली अगर मैं भी अभी अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो मुझे भी निकलेगा, पर मुझे कुछ हो नहीं रहा ना उससे, तो मुझे कुछ नहीं करना। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट है फाइब्रॉइड नहीं, आपका सिम्टम। ओके। एंड मैम, अगर आपको मेनोपॉज के टाइम पे फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, बहुत कॉमन है। नहीं, कॉमन फाइब्रॉइड ऐसे एक्चुअली मेनोपॉज के समय यूजुअली लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो सबको होता है, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि हाँ अभी इसका फाइब्रॉइड है, तब कुछ नहीं करना आपको। आपका मेनोपॉज है, आपका फाइब्रॉइड आ गया, तो आप वो फाइब्रॉइड ना ग्रो करेगा ना वो आपको कुछ इम्पैक्ट करेगा। आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपने आपके मेंसेस नहीं आने वाले, तो कुछ नहीं करेगा, तो वो आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। पर हाँ, अगर कुछ बहुत बड़ा साइज़ है तो वो डॉक्टर आपको उस हिसाब से बताएगा। 90% केसेस में अगर मेनोपॉज में आपसे नहीं क्या फाइब्रॉइड आया तो आप पूछ में। मेनोपॉज में कोई सप्लीमेंट्स जो आप रेकमेंड करोगे? हाँ, सप्लीमेंट्स उनको लेना चाहिए जो कि जिनकी डाइट अच्छी नहीं, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, ये सब लेना होता है। एंड मेनोपॉज के टाइम क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? मैं पेनी मेनोपॉज में डेफिनेटली हो सकती। एंड अगर सपोजली इट्स 45 to 50 बट पीरियड स्टॉप नहीं हुए हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी चाहिए, कम से कम बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, क्योंकि उस समय वो अपना ट्रैक नहीं रख पाते कि हमारा कब पीरियड आया या नहीं आया, तो यू शुड यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड मैम देन मेनोपॉज के टाइम अगर प्रेगनेंसी हो गई, एज इट इज़ इट्स अ लेट प्रेगनेंसी, इट कैन कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। येस डेफिनेटली, तो इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है प्रेगनेंसी? वो थोड़ा नहीं, मेनोपॉज के बाद आपका अगर आपके पीरियड्स ख़त्म हो गए तब नहीं होगा, पर आपके कभी कभी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो चांसेस है, मतलब आप मानिए मेनोपॉज के भी 2-3 साल तक है रेयर चांसेस, बट देन टू। एंड मैम एग फ्रीजिंग की बात करते हैं हम, यंग जनरेशन के पास आज टाइम भी नहीं है टू थिंक अबाउट चिल्ड्रन एंड फैमिली, And that's a very current scenario. It's negative and it's positive both in both aspects. But egg freezing करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, and what age group should actually start thinking about it? अगर आप कैरियर रिलेटेड है, एग फ्रीजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो वो, पर उसे क्राइटेरिया है कि क्यों करनी चाहिए। अगर आपका है कि मुझे मैरिज करनी है टाइप से और मेरी शादी है, फिर डेफिनेटली बच्चे होंगे, तो उनको कुछ सोचने का नहीं है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग उनके लिए बना है जिनकी बॉडी मेडिकली अनफिट है, जिनको पता है कि मुझे एंडोमेट्रियल कैंसर है, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, मुझे ओवेरियन कैंसर के चांसेस है, मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो मुझे फ्यूचर में हो सकता है, और अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ, तो वो अपनी एग्स जब उनकी, जैसे मैंने बताया कि एग क्वालिटी विथ एज डिड्यूरेट करती है, तो आप बिफोर 30 आपने, अगर आपका मैरिज का कोई प्लान नहीं है तो आप अपनी बिफोर 30 एग्स फ्रीज करवा सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। तो अगर आप मेडिकली अनफिट है या फिर आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और आप सोच रहे हो कि मैं अभी बिल्कुल भी मेंटली फिट नहीं हूँ, मेंटली रेडी नहीं हूँ चाइल्ड बर्थ के लिए, तो आप एग फ्रीज करा सकते हो। तो वो गर्ल्स जो कि
सोच रही है कि मैं मैरिज लेट करूँगी या चाइल्ड बर्थ में आफ्टर अपना सब सेटल करने के बारे करूँगी, आफ्टर 40 करूँगी, तो फिर इसलिए आप करा सकते हो। या फिर जो उनका कीमोथेरेपी चलने में आ रहा है, जिनको कुछ कैंसर है, वो कर सकते। Lots of girls are unmarried today and they're unable to find the right partner. And that's somehow also the reality of our society today, where we don't want to settle for just anybody because times has changed. We are earning, we have our own say in the family, we're doing everything we can. So why settle for just less when we can do so much as women today? इससे क्या होता है, हमारी एज और हमारा करियर बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाता है। करियर बढ़ते जाता है बट बायोलॉजिकल एज के हिसाब से भी हमारे एग काउंट कम हो रहे हैं, बच्चे होने के चांसेस कम। There are a lot of women who don't end up finding a partner, and finding a partner in their 30s is as it is tough, right? For them, would you recommend actually? हाँ, बिल्कुल। Which single not क्योंकि आपका जैसे आपने बोला कि जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ती रहती है, पर कैरियर एज भी वही है जब आपको कुछ करना होता है। तो अगर आपका ऐसा है जब आपको टाइम टेकिंग है, हो रहा है, तो बिफोर 30 आप एक फीस करा सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स अवॉइड कैसे हैं? इसका कोई वो नहीं है, सारे ये फॉल्स होते हैं कि आपके, हाँ, कुछ लाइटन हो जाते हैं, पर वो लाइटन भी टाइम के साथ वैसे भी हो जाएंगे। एक जो बीच में एक मार्क आता है जिसको मीनियन नायरा कहते हैं, वो रहता है, वो कम हो जाएगा पर वो रहेगा। साइज, हाँ, वो रहता है, बहुत लाइट हो जाएगा धीरे धीरे। चाहे आप कितनी क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो 100% नहीं जाएगा, क्योंकि रूट स्ट्रेच हो गया है, अंदर की स्किन स्ट्रेच हो रही है, वो वापस नहीं होगा। हाँ, बट जो साइड्स के होते हैं वो कुछ कुछ आपके रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क हटाते। तो it's mostly fad, रियलिटी नहीं है। क्रीम्स, लोशंस, जेल्स, किसी भी चीज़ में ऑयल्स नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा कम कर सकता है। तो वो तो एक्ने मार्क्स को भी ऐसा होता है कि कम कर ले आप, और बाकी वो जो केमिकल पील है वो सब मुझे नहीं बनता, पर ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो कि वो कर सके। एनीथिंग दैट अ वुमन हू इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट शुड डू? अभी किसी को भी जनरल इनफर्टिलिटी है, कुछ उसको हेल्थ में करना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज में? बस हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाओ, और जब भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे बच्चा करना है। इनफैक्ट सेक्स करते वक्त भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे बच्चा के लिए कर रही हो। इन दिस एक्चुअली ट्रू, इट्स सो ट्रू। आई सीन केसेस इन माय ओन प्रैक्टिस मैम वेयर the man is super stressed and so is the woman, and I tell them this is the frequency you need to try into to conceive your child, and I tell them everything's fine, and most of them are so stressed उस टाइम कुछ भी नहीं conceive हो सकता। बिल्कुल, they said even when we're trying we're not happy. Does that matter? Do the happy hormones really impact your fertility? Yes, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म्स को जाना पड़ता है आपके ट्यूब्स के थ्रू। इनफैक्ट वहीं पे मीटिंग होती है, जो एग्स यहाँ से जाता है आपके सर्विस के थ्रू, और तो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वहाँ पर। यूट्रस में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है जो कि आपके ओवरी से अटैच होते हैं। तो हर मंथ एक एग निकलता है, तो जब स्पर्म आते हैं तो वो ट्यूब्स में मिलते हैं। तो जब आप, अगर आप स्ट्रेस में हो तो वो आपकी बॉडी वैसे भी श्रिंक कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जब आप स्ट्रेस में हो। तो फेलोपियन ट्यूब पिचक गए, तो अब वो कैसे मीट करेंगे दोनों? तो आप स्ट्रेस में करो कि इस बार मेरा बच्चा हो जाए, तो फिर वो इनफैक्ट वो आपने और ख़त्म कर दिया उसको, जो चांस था वो भी ख़त्म कर दिया। तो आपको रिलैक्स रहना है ताकि वो ट्यूब्स ओपन रहे, तो बीटिंग का चांस होने का। That is brilliant. That literally is brilliant because you're right. Tubal blockage में कहीं ना कहीं over stressing environment in diet and lifestyle. पर मैंने कई ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं 4 महीने से डाइट कर रहे हैं हम 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फिर भी नहीं कंसीव कर पाए। And of course you see a lot of things, but it's just general unhappiness in their own selves. तभी जब वो सब हाथ छोड़ देते, साया नीचे तोड़ लेते, तब उनका बेबी हो जाता है। कहते हैं हमने 10 साल बाद, जब हमने सब कुछ सारा ट्राई कर लिया, सब छोड़ दिया, तब हमें हो गया 7 साल बाद, 10 साल बाद। तो वो एक फैक्टर था, जब आपने छोड़ ही दिया तो आप रिलैक्स हो गए या मुझे कुछ नहीं करना, तब आपका होता है। Perfect, ma'am. Thank you for your knowledge today. I think all of us women have learned so much, from menopause to infertility to PCOD to what is right for us and what is not right for us. Thank you, Dr. Swati. We're so happy to have you here, and you can connect with Dr. Swati Thakur at Paxson's Multi-Specialty Hospital. Ma'am already has a great record with so many happy patients and happy babies now, and we're happy that you get to see this, avail this, and get to know more about the Paxson's Multi-Specialty Hospital and get better treatment.